नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि आर्यन खान को बेल मिल गई। 26 दिन बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन आर्यन की रिहाई आज नहीं हो पाई। आर्यन की तरफ से हाई कोर्ट में दलील रखने वाले सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंडे दोनों ने टाइम्स नाउ नवभारत से कहा है कि उम्मीद ये है कि कल आर्यन जेल से बाहर आ जाएंगे। जजमेंट की डिटेल्ड कॉपी अभी नहीं मिली है। कानूनी कार्यवाही के तहत ये कुछ कागजात जेल में दाखिल करने पड़ेंगे, इसलिए रिहाई आज नहीं हो पाई। जजमेंट की कॉपी पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की साइट पर अपलोड होगी, फिर आर्यन के वकील उसे लेकर आर्थर रोड जेल अथॉरिटी के पास जाएंगे, फिर रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। आर्यन के साथ और भी एक्ट्रेस मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज दोनों की जमानत आज बॉम्बे हाई कोर्ट में हो गई। इससे पहले कल दो और आरोपियों को सेशंस कोर्ट से ही बेल मिल चुकी है। दर्शकों, आर्यन केस से जुड़े दो और केस में आज बड़ी खबर हुई है। इन दो विजुअल को अगर आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि केपी गोसावी, जिस पर इस केस में वसूली का आरोप है और जो फरार था, जिसकी सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी, उसे भी आज पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया। गोसावी के 5 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है गोसावी को। दूसरे विंडो में आप समीर वानखेड़े को देख रहे हैं, जिन पर लगे आरोप को लेकर आज हाईकोर्ट ने उन्हें यह राहत दी है कि पुलिस उन्हें सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि अब महाराष्ट्र की सरकार और उनकी एजेंसियां ये कोशिश कर रही हैं। अरेस्ट करने की नौबत आती है तो पुलिस को 3 दिन पहले प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि समीर वानखेड़े पर अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो वो कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। अब दोबारा से आर्यन केस पर मैं लौटती हूं। आर्यन को जमानत दी है, लेकिन ये कंडीशनल जमानत है। टाइम्स नाउ नवभारत ने जमानत की कॉपी एक्सक्लूसिव तौर पर एक्सेस की है। क्या क्या कंडीशन रहेंगे ये मैं आपको बताना चाहती हूं। सबसे पहला ये कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा उनको ये भी बोला गया है कि वो किसी भी मीडिया चैनल से बात नहीं करेंगे, या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया, और जो भी विटनेसेस हैं इस केस के, उनके साथ उनका कोई संपर्क नहीं होगा। तो ये कंडीशंस लगाई गई हैं आर्यन खान की बेल पर, जो कहा जा रहा है वकीलों के द्वारा कि ये नॉर्मल कंडीशंस होती हैं किसी भी जमानत के केस में। अब सवाल पब्लिक का इस केस में ये है। सवाल नंबर 1, आर्यन की जमानत पर जो कोर्ट के अंदर टर्निंग पॉइंट आज क्या रहा? क्या एनसीबी को अपने काम करने के तरीके पर दोबारा सोचना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा? क्योंकि आर्यन खान के जो वकील थे, उन्होंने कई ऐसे लैक्यूने देखे हैं इस केस में, जमानत की कार्यवाही में, पंचनामे में, जिसकी वजह से ये बेल आज मिली। और अब ये ओनस एनसीबी पे रहेगा कि वो आगे अपने काम में किस तरह से पुनर्विचार करेगा। आर्यन खान के बेल के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हैं सतीश मानशिंडे, जो सीनियर एडवोकेट थे और पिछले 3 हफ्तों से आर्यन खान का केस लड़ रहे थे। सतीश मानशिंडे के साथ उनकी जो टीम है वो लेफ्ट में है, और अगर आप दाहिने तरफ देखेंगे तो दाहिने तरफ की टीम रायन करांजावाला एंड कंपनी के लॉयर्स की टीम है, जो शाहरुख खान के साथ केस जीतने के बाद उन्होंने ये फोटोज खिंचवाई थी, और ये सारे लॉयर्स इकट्ठे खड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे लॉयर्स के साथ शाहरुख खान ने 3 दिन
रात दिन बैठकर एक स्ट्रैटेजी के तहत जो जो इंफॉर्मेशन लॉयर्स को चाहिए थी वो प्रोवाइड की। इससे पहले कि मैं बताऊं कि सीन्स के पीछे क्या हुआ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस केस की एस लीगल टीम, रायन करांजावाला एंड कंपनी के रायन करांजावाला और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, जिन्होंने इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया। दोनों इस वक्त सवाल पब्लिक का शो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। And joining me tonight are the two people responsible for Aryan Khan's bail and Shah Rukh Khan and team's victory in court today. Rayan Karanjewala, who of course is the biggest law firm who people dial whenever there is problem at their hands as far as courts are concerned, and of course former Attorney General Mukul Rohatgi also joining me on the show tonight. आप दोनों मेरे साथ हैं। रायन करांजावाला जी, आज की जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? आपकी फर्म की लीगल स्ट्रैटेजी को या मुकुल रोहतगी के आर्ग्यूमेंट्स इन कोर्ट्स को? The victory goes to my friend Mukul Rohatgi as always, and I am especially grateful that when I requested him to come down when he was in London, he specially flew down just for this matter, gave it all the time that it needed, fought hard. He also had assisting him a battery of very good counsel, Amit Desai, Satish Manishinde, Rustam Mullah, and I am very happy that what happened today happened. I only wish that we had not been necessary, because in my view, it should have happened 3 weeks ago. Well, Mukul Rohatgi, congratulations to you. Did your arguments win the day as far as this case is concerned? Because for you, you must be handling cases like these virtually every other day, but this case became very high profile because this was Aryan Khan, Shah Rukh Khan's son. Do you think this case went the way it did because of a celebrity involved? See, I have always maintained that this is a high-profile case because of two reasons. One, that it involves Shah Rukh Khan's son, and secondly, the media has given it all the hype that we have seen in this case. But according to me, I mean, it's unfortunate that they didn't get bail in the lower court, because according to me, it's a small petty case. It has just got this hype. But ultimately, justice has been done. And I'm happy that this young man, plus two others who were there before the court, are out. And let me tell you, two others got bail from the lower court also yesterday. And I mean, that is all that I have to say. It is my job to do cases. I do cases all the time. This is not a case of those kind of proportions. But as I told you, the reason for the hype. मुकुल रोहतगी, मीडिया को हर आदमी दोष देता है। पहले लोग कहते हैं कि मीडिया ने उठाया इसलिए बहुत मीडिया अटेंशन है तो जज पे प्रेशर है, बहुत मीडिया अटेंशन है तो एनसीबी पे प्रेशर है। ये मीडिया क्यों हर बार दोषी हो जाती है? देखो, नाविका, दोष देने की बात नहीं है। टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड व्हिच इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड. So TV is a very powerful medium. Then you have other social media sites, and therefore जो TV पे आता है लोग देखते हैं, इसलिए hype बढ़ जाती है. I did not mean to blame anybody. I am just saying it got hype. And अभी भी मैं TV देख रहा हूँ तो Times Now पे अभी भी आपके दूसरे डिबेट चल रहे हैं इस केस के. तो ये this is the world we live in. I have no reason to you see blame or criticize the media. And आप ये देख लीजिए, I did not want to come on the media at all. जो होना था हो गया, एक केस है. लेकिन आपने कहा तो फिर आपको मना कौन कर सकता है? पता नहीं, आप मेरी रेल बना दें तो मैंने कहा भाई टीवी पे मैं कुछ जाके बोल दूं.
नहीं, जरा नवाजी है आपकी मुकुल साहब, पर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। आज एनसीबी ने तूफान सिंह जजमेंट जो आपने आर्ग्यू की थी कोर्ट में, उसके ऊपर उन्होंने कॉन्ट्रेरियन व्यू दिया और उन्होंने कहा इसका ट्रायल स्टेज पे लेना चाहिए इसको, नॉट एट दिस बेल स्टेज। मैं पूछना चाहती हूं कि ये वकीलों की लैंग्वेज आप आम दर्शकों को समझाएं कि अगर अभी यूज नहीं कर सकते, ट्रायल स्टेज में यूज कर सकते हैं, इससे एनसीबी का क्या मतलब था? देखिए, तूफान सिंह का जजमेंट ये कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाए अक्यूज्ड की एनसीबी के अफसर के सामने, तो वो कानून में एडमिसिबल नहीं है। ये एक रीसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि एनसीबी के अफसर पुलिस अफसर की तरह होते हैं, क्योंकि उन्हें अरेस्ट करने का अख्तियार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनके सामने स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं है, वो पढ़ी नहीं जा सकती। लेकिन एक लाइन को ट्विस्ट करके उस जजमेंट में इन्होंने उसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया कि ट्रायल पे देखी जाएगी, बेल पे नहीं। ये आर्ग्यूमेंट बेबुनियाद है। लेकिन इन ऑल फेयरनेस टू एनसीबी ने एक दो फैसले दिखाए डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, जिसमें ये व्यू ली गई थी, जो मेरे हिसाब से गलत है। फिर मैंने दो फैसले दिखाए सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले एक महीने के, जिसमें ये क्लियर है कि ये बेल के टाइम पर भी देखी जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा संविधान से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने इनको दिखाया था। Mr. Ryan Karanjawala, I want to ask you. As Mukul sir said, and he said that there is a lot of media hype. I want to ask you, does media hype actually change the course of a certain incident, of a certain arrest, and therefore a certain judgment of a court, especially in lower courts, even at the level of high courts and the Supreme Court? I want an honest opinion on this, because very often people end up blaming the media कि आप लोग hype करते हैं. So let me break it into three parts. First, the role of the media. Now, the role of the media is obviously to give prominence or attention to anything that happens to many prominent personalities. So if a prominent personality's son gets arrested, there is no doubt that the media is going to cover it. It's not a matter of blaming the media. This is that part of their normal day-to-day course of conduct. What impact does it have on the courts? What impact does it have on the arguing counsels? Now, it tends to put everyone, and especially the arguing counsels, the prosecuting counsel, the prosecutors, the defense, a little on edge. So everything you say, when the prosecution goes, it goes hammer on tongue, because it doesn't want people to afterwards say, "Arey, ye nahi bola, wo nahi bola, ye kyun nahi bola, wo kyun nahi bola." So everything in a sense gets amplified, everything in a sense gets aggravated, and of course, nobody lives in an ivory tower. Judges are as human as anyone else. So in an imperceptible way, I'm sure it has an impact on everybody. Whether for the worse or for the better, it depends from case to case. Mukul Rohatgi sir, the cornerstone of Aryan Khan's defense that you put out in the court was that no drugs were recovered from him. Aryan Khan के अपने बॉडी पर से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए, उनका फ़ोन जो कॉन्फिस्केट किया गया उसकी पूरी तरह से रिमांड में या पंचनामे में कोई मेंशन नहीं था। और तीसरी बात जो जोड़ी गई थी वो था कॉन्स्पिरेसी एंगल एंड द नॉलेज के आर्यन खान को पता था कि उनके दोस्त अरबाज के जूते में ड्रग्स छुपे हुए हैं। क्या अब ये माना जा सकता है कि अगर ड्रग्स किसी इंडिविजुअल से ना रिकवर हो पर्सनली तो ये बेल के ग्राउंड्स हैं और आगे एनसीबी को भी सोचना चाहिए अरेस्ट करने से पहले ऐसे लोगों को? देखिए, लास्ट जो आपने कहा वो फर्स्ट, अगर किसी के पास ड्रग नहीं है तो अरेस्ट नहीं होना चाहिए, बट अगर किसी के पास ड्रग नहीं है
लेकिन उसको मालूम है कि उसके दोस्त के पास है या उसके ड्राइवर ने रखी हुई है और उसका कंट्रोल है और वो कॉन्शियस पोजेशन है, और ये हो सकता है कि दो लोग जा रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, दोनों को पता है एक ने रखी हुई है, ऐसी सिचुएशन में ड्रग ना होना मे नॉट बी एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो इन दिस केस पहली बात तो कोई ये मटेरियल नहीं है रिकॉर्ड पे कि आर्यन खान को पता था कि अरबाज ने अपने जूते में 6 ग्राम रखे हैं कि नहीं। अरबाज का ये भी कहना है कि वो प्लांट की गई थी, बट वो बात लंबी है, ट्रायल की है। तो अगर आप ये भी लेके चलें कि दोनों लड़के इकट्ठे गए और 6 ग्राम थी और दोनों ने कंज्यूम करनी थी, तब भी क्लियरली बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम 6 महीने या साल भर की सजा हो सकती है 6 ग्राम की पोजेशन और कंजम्पशन की। लेकिन एनसीबी को मालूम था कि इससे इनका केस आगे नहीं बढ़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि देखिए जो 6-8 लोग और अलग-अलग लोग पकड़े गए हैं जिनका आर्यन खान से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी दोस्ती है, ना फोन है, ना वो है, कि ये सब मिले हुए थे और ये 8-10 लोग अलग अलग जगहों से इकट्ठे हुए और अलग ये जा रहे थे और वहां क्रूज टर्मिनल में इकट्ठे थे, लाइक ए कॉमन डिजाइन और ए कॉमन इंटेंशन। इसलिए जो 8 आदमियों के पास मिली वो सारी जोड़ ली जाए, लाइक 1+1+1+1+1, तो 8 हो गई। अगर 8 हो गई तो स्मॉल क्वांटिटी से हटा के बहुत बड़ी हो गई। तो हमने ये कहा कि भाई ये इनका बेसिस गलत है, यही बेसिस था इनको रोकने के लिए, इनको जेल में डालने के लिए, ये बेसिस बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई मटेरियल नहीं है कि ये 8 आदमी इकट्ठे कॉन्स्पिरेसी बना के जा रहे थे। ये ये मैथमेटिक्स कम से कम जज के गले नहीं उतरी कि 1+1+1 करते चले जाइए। बट रायन Karanjawala, I want to ask you 2 basic things. In this case, there has been a lot of political color that's come in. There are political parties on either side of the spectrum that were fighting this out. There was a slugfest. And secondly, there were some WhatsApp chats that came out in the public domain. The WhatsApp chats that were even referred to in the court arguments. पर ये WhatsApp chat जो है ये 2018-19 की थी, लेकिन मुद्दा ये बनता है कि WhatsApp chats क्या एविडेंस हो सकते हैं कोर्ट में, और इस पर बहुत लोगों की सोसाइटी में बहस चल रही है कि privacy of a person at a time of this kind, leaking of such WhatsApp chats, how good is it in law? What are your views on this? So let me first start by what Mukul said. Take the simple case of, first of all, the case of conspiracy. Now, I've given in an earlier interview a simple example. Take the case of a barat going in. The groom is riding on the horse. A whole lot of baratis come in with him. Some of them carry a contraband substance. Is the groom to be held responsible? Of course not. Now, even assuming that the groom knows that on occasion some of his friends do indulge in this contraband substance, is he responsible? Of course not. You can only hold him responsible if you can establish that that contraband substance was carried by his friends on his behalf and with his full knowledge, which is not a case here. As far as your second question is concerned, which is the political fallout here and there, well, that is there. There's nothing we can do about it. But we have to stick to our straightforward course of action, which is to say, and which has been rightly pointed out, that this is not a case of any evidence against Aryan Khan whatsoever. As far as WhatsApp messages are concerned, the courts have opined that they have no evidentiary value whatsoever. And in any case, as you know, these WhatsApp messages are old messages. Some of them, Aryan Khan at one stage lived in California, a place in which this particular drug is legitimate. We can't really rely on any WhatsApp message to bring it down to this particular incident. So I don't think they should be looked at all, and they haven't. Mukul sir,
लोग ये भी आज जानना चाहते हैं, आपने 3 दिन कोर्ट में बहस की, आपने आई एम श्योर शाहरुख खान से आपकी काफ़ी एक्सचेंज हुआ होगा. How was he, and was he involved in the case? Of course it is his son, but how much was he involved in the case, and did you find him reasonable, or was he a worried parent? A little bit of your interactions with Shah Rukh Khan. All right, I'm going to answer your 3 points. One about Shah Rukh Khan, one about WhatsApp, and the third about political. I met Shah Rukh Khan for the first time in the last 3 or 4 days. He was obviously worried because he's a parent. He had put in a lot of effort in analyzing the case himself. He had made some typewritten notes which he gave me. He discussed the case with me even though he's not a lawyer. So he was kind of very savvy on it and bang on. And obviously worried as a parent. And secondly, as far as political pressure is concerned, you see there is a tiff going on between a political personality and the zonal director of NCB. Aryan Khan and his case has nothing to do with that. I made it clear to the judge, I filed a written submission day before yesterday, that look, we don't blame, we have nothing personal against any NCB officer, including Mr. Wankhede, and whatever dispute he has with the political personality is separate. So no fire should singe me in that dispute. So let it not be said that I am instigating one or the other. That's the political part. And lastly, about WhatsApp, please understand that these were old chats. These are friendly banters between young people. And as Ryan said, this boy lived in California where weed is actually legal also. These are banters which is going on. But most important, that there is no chat, to my knowledge, which has anything to do with the incident of going to the cruise. Therefore, that is completely irrelevant. And proof of WhatsApp chat is by an elaborate procedure established by law, because it is an electronic device. It is capable of being tampered. Therefore, there are several different rules for proof thereof. And secondly, a WhatsApp chat by itself cannot show that there is, unless you have proof of a concluded transaction, etc. So, and we don't have the WhatsApp chats. See, this is the unfortunate part of our system. The WhatsApp chats are given to the court in a file. It is not shared with us. We have a difficulty in arguing a case without a document shared with us. We don't have the so-called voluntary statement, which is fortunately not admissible by virtue of Tufan Singh's case. But we don't even have that. So we are arguing on an impression as to what it says. These are two, I may say so, lacunas in the criminal justice system. They are a part of the police diary, but they are never given to us. So these are the answers and my reflections on the question. But then, Mr. Mukul Rohatgi, it makes it very clear that any leaked WhatsApp chats, which can only come from the agency which has custody of the phone or the individual, and therefore these leaked WhatsApp chats obviously are trying to influence the course of justice. Do you agree with that? I would not go so far to say that they would influence the course of justice. Our judges are made of sterner stuff. But you are right in saying that the leak would have happened from the NCB office, because we don't even have a copy of the chat. We don't even have the phone. The phone was taken away. So somebody in that office has leaked it. I don't know for what reason, because I did see some part of the chats appearing on the TV yesterday. But it's unfortunate it should not have been done. I don't think it was done deliberately or whatever to influence the course of justice. But yes,
it was a disturbing event. It also hurts somebody's privacy, which itself today is a fundamental right. Mr. Ryan Karanjawala, I want to ask you this. Going on from here, you know, between last year and this year, there have been several high-profile so-called raids and summons by the NCP in various high-profile celebrities who have been called based on WhatsApp chats, based on virtually no large recoveries of contraband material. Do you think the NDBS Act in itself requires a relook? Because jail versus rehab is another debate that's opened up in the society. Where do you stand on that? So, one thing we have to understand is that as far as at least cannabis is concerned, or marijuana, in many parts of the world today it is legalized. There is already a debate going on in India as to whether something like CBD oil should be allowed for medicinal uses. So certainly the rigors of the act have to be relooked at. One has to make it more realistic to the world at large. One also has to make it a little more compassionate, because ultimately people who consume this drug are certainly people who need rehabilitation more than they need punishment. It's another matter that as far as drug peddlers are concerned, how you look at things, that's another matter. But this act certainly is open for an ongoing detailed debate. Well, अंत में मैं रायन करांजावाला जी आपको और मुकुल रोहतगी जी आपको दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं, क्योंकि आपने इतना बड़ा केस सुलझाया है, बेल दिलवाई है आर्यन खान को, और पूरे देश की नज़रें इस हाई प्रोफाइल केस पर थी। बिल्कुल पूरे देश देख रहा था कि कोर्ट में जज का फैसला क्या होगा। 25 दिन तक सुर्खियों में रहे इस मैटर के लिए, और आपको अपने जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे केस के लीगल पहलू पे हमने अभी सुना मुकुल रोहतगी और रायन करांजावाला जी को, लेकिन अब हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शिवसेना से हैं, और हमारे साथ हैं शाइना एनसी, बीजेपी को रिप्रेजेंट करती हैं। और इस केस के पॉलिटिकल पहलू पर आइए इनसे डिबेट करते हैं। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अभी थोड़ी देर पहले नवाब मलिक जी का भी ट्वीट आया और उन्होंने कहा है पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये मामला था आर्यन खान के अरेस्ट का, एक ड्रग्स केस का, ये पॉलिटिकल क्यों हो गया, और इसमें जो पॉलिटिकल एंगल है इसकी वजह से क्या एनसीबी और क्या इस केस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, जिसकी प्राइस पे करनी पड़ी 23 साल के आर्यन खान को? एक्चुअली जो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं बेबुनियाद है, क्योंकि इसका कोई केस से लेना देना ही नहीं था। उनके अरेस्ट के बाद एक पूरी श्रृंखला सामने आई है एनसीबी की, जहां पे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि जोनल डायरेक्टर हैं, वो दिन ब दिन हर एक सेलिब्रिटी टारगेट करते हैं और उनके बारे में व्हाट्सएप चैट लीक करते हैं। आपके चैनल ने भी बहुत उसको प्ले किया है। जब पहले केस सामने आया था इमा बाउंस, आपको ध्यान होगा, इस तरीके के काम हुए हैं, और आज तक 1.5 साल हो गया इस पूरे तहकीकात को। किसी तरीके का चार्जशीट नहीं फाइल हो पाई, किसी तरीके का केस नहीं बन पाया। आज जिस तरीके की दलील सामने रखी गई एनसीबी की तरफ से, बहुत स्पष्ट हो गया कि इनके ऊपर भी कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा सकती, बिकॉज देयर इज नो केस। ये क्योंकि एक हाई प्रोफाइल टारगेट था, आपने उनको टारगेट किया जस्ट टू कम इन द लाइमलाइट। सवाल हमारा एक है, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करती हैं, और खुद के वकीलों ने भी कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये लेना देना जो हमारा हो रहा है वो एनसीबी के फ्यूचर को लेकर है। पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, और अब इसमें जुड़ गई है एनसीबी, ये सब मिलकर महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने के माध्यम से ये बदनाम कर रही है महाराष्ट्र की जनता को।
ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो महाराष्ट्र की, मैं मानती हूं, संस्कृति से जुड़े हैं, महाराष्ट्र के सम्मान से जुड़े हुए हैं, और बार बार इनके ऊपर इल्जाम, बेबुनियाद इल्जाम लगाकर इनको टारगेट करने का काम करें, जो हमने एक्सपोज किया है। अगर आपका एक ऑफिसर कहीं गलत है तो उसकी जिम्मेदारी एनसीबी की होती है कि आपकी जो पूरी ईमानदारी है, आपकी ट्रांसपेरेंसी है, आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी है, आपकी क्रेडिबिलिटी, सबको दांव पे लगाकर अगर इस तरीके की हरकत हो रही है और एक्सटॉर्शन हो रहा है, जो खुद प्राइम इंडिपेंडेंट विटनेस आकर बोल रहे हैं, एक विसल ब्लोअर ने बताया है, तो ये एक गंभीर मामला है। तो ये एक पैरेलल बात चल रही है जहां पे ये आई थिंक इट शुड बी कमिंग इन द पब्लिक फोकस। शाइना एनसी जी, सवाल बहुत सही उठाए हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी ने, और इस पूरे वाक्य के बाद लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या एनसीबी पिछली बार जब हुआ, पिछले साल जो घटनाएं घटी, प्रियंका जी ने हम पर भी इल्ज़ाम लगाया कि हमने भी व्हाट्सएप चैट चलाए, पर वो पहली बार था, तो शायद हर किसी का ये सोचना था कि ये ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, और एनसीबी ने अगर कुछ पकड़ा है तो कुछ होगा। और एनसीबी ने आज तक ना तो उस केस में कोई चार्जशीट दाखिल की है, और एक बार फिल्म स्टार्स को बुला के पूछताछ की, उसके बाद उस केस का कोई पता नहीं कि वो केस कहाँ पहुंचे, कंक्लूड हुए या ना हुए। इस बार जब दोबारा एक सेलिब्रिटी केस में एनसीबी ने दोबारा अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के समय सवाल ये उठा कि रिमांड में ना आपने फोन की, और यही आर्ग्यूमेंट कोर्ट में हुआ कि रिमांड में आपने कोर्ट में ये भी नहीं बता सके कि जो कॉन्फिस्केट हुआ फोन, वो कॉन्फिस्केट प्रॉपर प्रोसीजर से हुआ कि नहीं, ड्रग्स आपको आर्यन खान पे मिले ही नहीं, उनके दोस्त के जूते में कहीं मिले, उसके लिए आपने कॉन्स्पिरेसी चार्ज लगाया आर्यन खान के ऊपर। और उसके बाद जिस तरह मुकुल रोहतगी जी ने अभी बताया कि 8 लोग अगर गिरफ्तार हुए हैं, तो 8 लोगों के ऊपर जो अलग अलग ड्रग्स की क्वांटिटीज मिली थी, उन सब को ऐड कर दिया और एक सम टोटल बना लिया कि भाई ये बहुत कमर्शियल टाइप की क्वांटिटी है। मैं पूछना चाहती हूं कि एनसीबी का केस और एनसीबी का काम करने का तरीका दोनों इस वक्त एक प्रश्न चिन्ह के साथ देखे जा रहे हैं। क्या ये पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल केसेस इसीलिए हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र में इस तरह के केसेस करके कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को नीचा दिखाना चाहते हैं, महाराष्ट्र की सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं? नाविका जी, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। एनसीबी का काम क्या है? बड़े केसेस हो, छोटे केसेस, उनका लक्ष्य ये है कि जमीनी स्तर से, जड़ से ड्रग्स के सप्लाई चेन को खत्म करें। अब आपने देखा है कि समीर वांकड़े को लेके जब वो काम करते हैं तो आप सवाल उठाते हैं, जो काम नहीं होता तो सवाल उठाते हैं। मुद्दा आर्यन खान का नहीं है। हम सब मानते हैं कि आर्यन खान को 26 दिन बाद बेल शायद बहुत लंबा सफर रहा है उनके लिए, और अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज में हमें एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेना चाहिए हमारे युवाओं के साथ। लेकिन एनसीबी का काम है ड्रग्स को खत्म करना जड़ से, और जो वो ये सप्लाई चेन को एक खुलासा के तरफ वो लेके जाना चाहते हैं, नतीजे के तरफ, तो मैं मानती हूँ कि उन्होंने कुछ गलत शायद आपके परिप्रेक्ष्य में किया है, लेकिन उनके परिप्रेक्ष्य में और उनके हित में मैं कहना चाहती हूँ कि ये एनसीपी वर्सेस एनसीबी का डिबेट नहीं है। जब नवाब मलिक जैसे सीनियर अफसर ने ठान लिया कि समीर वांकड़े को 1 महीने में हम जेल भेजेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के तोते हैं, ये दाऊद से इनके ताल्लुकात हैं, दुबई के उनके फोटोज हैं, उनकी बीवी ये करती है, ये वो, ये एक तू मैं है। हम लक्ष्य से बिखर रहे हैं, और लक्ष्य यही रहा है कि आप सच्चाई और सच्चाई के साथ खुलासा कि अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो या कौन से देश है जो भारत के युवाओं को अस्थिर करना चाहते हैं। रही बात आर्यन खान की, आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि सेशंस कोर्ट में जब मुद्दा जाता है, जब मीडिया ट्रायल बनता है या इतना हाई प्रोफाइल है, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे जजेस झिझकते हैं। ये हमारे जुडिशरी के ऊपर भी टिप्पणी होती है, लेकिन क्योंकि मैटर सब जुडिस था, आपने विटनेस की बात की,
वो विटनेस को अपना प्रेयर देना चाहिए था हाई कोर्ट में या सोशल मीडिया पे। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। और जो एक्सटॉर्शन की बात कर रही है ये महाविकास या विनाश अघाड़ी जो भी है, उनको ये पहले सवाल का जवाब देना चाहिए कि अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे, उन्होंने जो एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाया नाविका जी, ये सभी जानते हैं हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में। पुलिस को कैसे इन्होंने दुरुपयोग किया। और आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैम नाविका जी इन्हीं से बात कर लीजिए, मैं हट जाती हूं फिर। मैं सवाल पूछ पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी रिबट करना चाहती है। प्रियंका जी आप रिबट करिए शाइना एनसी को। देखिए मैं डिबेट की मर्यादा रखकर मैं रुकी हुई थी, मैं इंतजार कर रही थी कि कुछ तथ्य सामने रख पाते। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं सिर्फ शाइना एनसीजी पे ही नहीं सीमित रहूंगी, सभी जन जब से ये अरेस्ट हुआ है रोज आकर एनसीबी के प्रवक्ता बने हुए थे, और खास करके समीर वानखेड़े के। ये कह रहे हैं राजनीति से हटकर आज समीर वानखेड़े का पूरा परिवार आज किरीट सोमैया से मिलकर आया है। सच्चाई है आज जो एनसीपी के हमारे नवाब मलिक जी सारे डॉक्यूमेंट सामने ला रहे हैं, उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया है, तो वो भी सत्य और तथ्य के आधार पे जनता के सामने आए हैं, बीच में आए हैं। अगर कहीं भी असत्य हो, उन्होंने खुद ने कहा है मैं मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दूंगा, आप सेक्शन 499 और 500 लगाकर मुझे बर्खास्त कर सकते हैं, बाकायदा उन्होंने कहा है। पर आज तक कुछ नहीं बात हुई। सवेरे का जो मराठा प्राइड की बात कर रही थी, शाम तक उनके पति देव खुद समीर वानखेड़े जी जो काफी सवालों के मैं कहती हूं कि बीच में फंसे हुए हैं, वो जाते हैं कहते हैं मुझे मुंबई हाईकोर्ट पे जाकर कहते हैं कि मुझे महाराष्ट्र पुलिस पे भरोसा नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है कि ये बार बार, ये सबसे दुख इस बात का होता है शाइना एनसीजी इतनी सम्मानित महिला है, वो महाविनाश अघाड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करिए। मैं समझ सकती हूं उन पे दबाव है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से, पर दुख इस बात का होता है कि आप अपनी खुद की जो सम्मान है उसको खत्म कर रही हैं इसमें। जब वो कहती है देश के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का, मैं उनसे पहले पूछना चाहूंगी महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर कहाँ हैं, कौन उनको संरक्षण दे रहे हैं, कौन सी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो भारत से भाग गए जब उनको पता था कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है, ये वो बताएंगी हमें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक चीज कहूंगी, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज देश की एपेक्स बॉडी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी मैडम जी के हम लोग ड्रग्स को खत्म करना चाहते हैं, और आर्यन खान का एक केस है जो बॉटम तक जाएगा। मुंबई पुलिस 100 करोड़ 25 करोड़ के ड्रग्स के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको पकड़ पा रही है, और एनसीबी 100 ग्राम या 59 ग्राम कोकेन के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन के आधार पर अपना पूरा केस बनाती है, 6 ग्राम गांजा पे अपना केस बनाती है, और देश में अपने लिए बदनामी तय करती है। तो आज एक ऐसी बॉडी केंद्र सरकार सवाल इस वक्त ये है, एक मिनट आपकी राजनीतिक बहस के बीच में शाइना एनसीजी और प्रियंका जी, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ, और शाइना एनसीजी आपसे पहले, राजनीति को अगर हम हटा दें बीच में से और हम ड्रग्स की बात करें, आपने मुद्दा उठाया कि ड्रग्स को रोकना कैसे है सोसाइटी में, ये हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, बिल्कुल ये है। लेकिन आप भी एक माँ हैं, प्रियंका जी भी एक माँ हैं, मैं भी एक माँ हूं, हमारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, सब इस एज ग्रुप में हैं, टीनेजर्स हों थोड़े बड़े हों, इस एज ग्रुप में है कि अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। अब वो पार्टी पर गए, वहां उनके साथ कौन है, अगर वो जान पहचान के भी लोग हैं तो वो अपनी जेब में क्या ले जा रहे हैं, क्या नहीं ले जा रहे हैं, क्या वो कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, इस पर अगर देश के युवा लोग अरेस्ट होने लगे और 25-25 दिन जेल में रहने लगे, तो क्या ये सुधार ला पाएगा इस तरह का कानून? ये सोचने का मुद्दा है शाइना एनसीजी। राजनीति तो हम सुबह से रात तक कर सकते हैं और होती भी है राजनीति, लेकिन मुद्दा ये है कि एक 23 साल के लड़के को आपने 25 दिन जेल में डाल दिया, तो आपने उसके सुधार का रास्ता खोला या बंद किया? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं नाविका जी, और मैं ये आपके सवाल से मुखरने वाली नहीं हूँ। मुझे भी लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ, जब गलती होती है तो सुधार
आप एक रिफॉर्म के अप्रोच से दे सकते हैं। आप जो 25 दिन 26 दिन किसी को जेल में रखेंगे और उनको बेल ना मिले, तो ये एक दो तरफा हो सकता है। और हम सभी माँ हैं, प्रियंका जी हैं, आप हैं, हम सब बहुत गंभीर हैं ड्रग्स को लेके। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। तो जो बिल्कुल सामाजिक मुद्दा है न, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश मानिशिंडे जी, जो लॉयर थे आर्यन खान के, सेशंस कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक। प्रियंका जी और शाइना जी मेरे साथ बने रहिए 2 मिनट के लिए, क्योंकि मानिशिंडे जी से मैं पूछना चाहती हूं। और सवाल आज मानिशिंडे जी ये है, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं आपको। आप सेशंस कोर्ट में भी और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ये केस आर्ग्यू कर रहे थे, और हम बात ये भी कर रहे हैं कि हमें ये सामाजिक मुद्दे की तरह इसे देखना है, और इसे इस तरह भी देखना है कि क्या एनसीबी युवा लोगों को इस बिना पर अरेस्ट करके 25 दिन जेल में रख सकती है, जब प्रॉपर प्रोसीजर इटसेल्फ क्वेश्चन हुआ है। फोन जिस तरह से कॉन्फिस्केट हुआ, उसकी कार्रवाई कैसी थी, ड्रग्स मिले नहीं आर्यन खान के ऊपर से, और तीसरी बात ये कॉन्स्पिरेसी का जो चार्ज बनाया गया कि भाई मेरे दोस्त ने कंज्यूम किया है, तो ये अज्यूम कर लेना कि आर्यन खान ने भी कंज्यूम किया था, बिना किसी टेस्ट के ये फैसला कर लेना। इस केस के कई मोड़ आए। सतीश मानिशिंडे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कौन सा टर्निंग पॉइंट था इस केस का? देखिए, पहले दिन से मैं आर्यन खान के साथ हूं, और पहले दिन से हम बोलते आए हुए हैं कि इसके पास कोई ड्रग बरामद नहीं हुई, कोई एविडेंस नहीं मिली कि ये कंज्यूम कर रहा है, कोई टेस्ट नहीं हुई आज तक कि वो कंज्यूम कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी के चार्ज के बनाने के लिए एनसीबी के पास कोई एविडेंस थी नहीं। तो शुरुआत से मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जब इनको प्रोड्यूस किया गया, हमने जज साहब को बोला था कि इनको आप छोड़ दो, छोड़ने के लिए आपको ज्यूरिसडिक्शन है, फिर भी उन्होंने पावर अपनी एक्सरसाइज नहीं की। उसके बाद हम सेशंस कोर्ट में आए थे उम्मीद लेके कि जज साहब सेशन कोर्ट में हमारा जो मुद्दा है वो सुन के उनको छोड़ देंगे, लेकिन वहां पे भी हम अनसक्सेसफुल रहे। तीसरी टाइम हम जब ने एप्लीकेशन की हाई कोर्ट में, तुरंत मेरे ख्याल से 3:30 बजे ऑर्डर हो गई सेशन कोर्ट में, और 4 बजे से पहले हम अपने एप्लीकेशन फाइल करके उसको नंबर करा के अगले दिन हमने मेंशन करके तारीख फिक्स करा के हमने ले ली। हमारा टर्निंग पॉइंट यही था कि जब हमने केस मेंशन की हाई कोर्ट में, जज साहब ने हमारी सुन के हाई कोर्ट में सांबरे साहब ने इनको ट्यूसडे को रखा था सुनवाई के लिए, और उसके बाद जो भी हमारे लीगल टीम में थे, हम लोगों ने सब मिलके डिसाइड किया कि मुकुल रोहतगी साहब को हम फ्लाई डाउन करते हैं लंदन से। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान के आ गए। मेरे ख्याल से वही एक टर्निंग पॉइंट था कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल कमिंग टू द हाई कोर्ट ऑल द वे फ्रॉम लंदन, वही एक टर्निंग पॉइंट था कि हमें आसरा मिले कि हम हाई कोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट्स बराबर पेश कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने अपनी तैयारी करके पूरे फोर्स लगा के हमने आर्ग्यूमेंट की, और जो भी हमने आर्ग्यूमेंट की पहले दिन से वही हमारा मुद्दा था हाई कोर्ट में भी। और अल्टीमेटली द हाई कोर्ट जज accepted our arguments, which were rejected by both the lower courts. Unfortunately, the lower courts could not interpret the law the way it is. और इस मामले में सिद्ध होता है कि एनसीबी कोई मटेरियल न होते हुए भी एक बच्चे को 25 और 26 दिन के लिए अंदर रख सकते हैं। और मेरा यही रिक्वेस्ट है मीडिया हाउसेस में भी कि जब भी आप ऐसे केसेस में डिबेट करते हैं
आप ऐसे लोगों को इनवाइट कीजिए जो उनको कम से कम जानकारी हो केस के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि जो मैसेज जाता है पब्लिक में वो बराबर नहीं है। और अल्टीमेटली माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल इज दैट बिफोर यू गो टू अ टीवी स्टेशन, प्लीज गो थ्रू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नाइसिटीज ऑफ लॉ। मानस शिंदे जी, आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि जब हाई प्रोफाइल केस है, उसमें लोग इस तरह के हैं, मीडिया का जो इंटरेस्ट है वाजिब है, होगा, क्योंकि न्यूज़ लोग देखते हैं और न्यूज़ जाएगी। अगर टेलीविजन पे नहीं होगी, प्रिंट में नहीं होगी, तो सोशल मीडिया पे होगी। तो सिर्फ मीडिया को कहना कि आप न्यूज़ मत दिखाइए शायद इस पूरे इशू का हल नहीं है। लेकिन इशू ये है कि ये हाई प्रोफाइल केस पॉलिटिकल भी है। इसमें नहीं, इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल केस थी, या हमने कभी सोचा था कि ये पॉलिटिकल केस हो सकती है। और अभी भी मैं बोल सकता हूं कि कोई पॉलिटिकल केस थी नहीं। अगर अलग से इश्यूज है इस केस में, हमारा और उनका कोई लेन देन है ही नहीं है। मेरा ये रिक्वेस्ट था कि आप भले जो भी आप दिखाते हो टीवी पे, प्लीज दिखाइए, लेकिन जो मटेरियल हो हाई कोर्ट में या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में, उसी आधार पर आप अपना डिस्कशन चलाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं कि आप गलत कर रहे हो, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो। और सुबह से मैं, और जब शाम से जब ऑर्डर हुई है, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि मीडिया इस बार हमारा पूरा सपोर्ट किया, और इसी के वजह से पब्लिक ओपिनियन बना था। और उस पब्लिक ओपिनियन कोर्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतना सपोर्ट था आर्यन खान के लिए। और इट इज अ नाइस थिंग टू नो दैट मीडिया हाउसेस आल्सो टेक अप कॉजेस, बिकॉज आपने पहले दिन से बोलते आए हैं कि इसके साथ मेरे ख्याल से इनजस्टिस हो रही है, क्योंकि उसको विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी मटेरियल अरेस्ट किया गया। तो मैं आपका शुक्र करना चाहता हूं, लेकिन आप गलत नहीं समझना कि आप मीडिया हाउसेस को ब्लेम कर रहा हूं। नहीं, मानस शिंदे जी, चलिए आज आप कोर्ट में जीत गए और आपकी एक तस्वीर भी आई है आपकी पूरी लीगल टीम की, जो शाहरुख खान के साथ। तो जब आपने शाहरुख खान से मुलाकात की केस बेल के ऑर्डर के बाद, और आपकी जब बात हुई, तो शाहरुख खान ने आपको क्या कहा? और रिलीफ तो हो गई, पर सबको धन्यवाद देते हुए गले मिलाया। और इससे ज्यादा वो क्या कर सकता था इस स्टेज में, मेरे ख्याल से। टिल द बॉय कम्स आउट, ही विल स्टिल बी वर्किंग हार्ड ऑन दिस। तो आर्यन खान की जमानत पर बाहर आने की कल की उम्मीद है आपको? देखिए, जो प्रोसीजर के मुताबिक ऑर्डर हमें कल मिल सकती है। ऑर्डर हमारे हाथ में आते हुए हम सेशन कोर्ट में जाएंगे। सेशंस कोर्ट में जाके पैसे वगैरह जो भी भरना है या श्योरिटी प्रेजेंट करना है वो करके, कंडीशंस फुलफिल करके, उसके बाद हम जेल से उनको छुड़वा देंगे। सतीश कल होगा या परसों होगा मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन हमारी पूरी ताकत रहेगी कि उसको कल छुड़वाए। सतीश मानस शिंदे जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी जीत के लिए इस केस में आपको बहुत बहुत नविका जी। पहले लेकिन सवाल पब्लिक का शो अभी जारी है, जाइएगा मत। मैंने यहाँ का म्यूज़िक जो है, अब जाहिर है अगर मैं संतूर को मैंने अपने पियानो को की ट्रेनिंग ली है, तो जाहिर है मैंने यहाँ के म्यूज़िक को बहुत करीब से मैंने स्टडी किया, क्योंकि मेरे जो गुरु थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उनके थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा और यहाँ के म्यूज़िक के बारे में। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ और है जो आगे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और मैं खुद
ज़ाती तौर पे इसको एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं जो अभी तक लोगों ने सुनी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो हैं वो बाहर आएँ, एंड आई होप टू डू दैट वेरी सून। आज जो युवा आपको यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, जब हम बार बार म्यूज़िक के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो लोग मुंबई जाने का सपना देखते हैं या बॉलीवुड में काम करने का सपना देखते हैं, और इनफैक्ट बॉलीवुड क्या, जो आगे विदेशों में भी वहाँ की फिल्म्स के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते कितने खुले हैं, दुनिया कैसे बदल रही है, कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं, इस पर आपको देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, there's no such thing as a free meal, so don't expect it to be easy. It never is.